नमस्कार। राजस्थान के भौतिक विभाग के पार्ट वन में हमने पश्चिम पार्ट वन में इसके थोड़ा इसका विस्तार या इसका थोड़ा परिचय और उसके चार भाग के रूप में हमने पहला पार्ट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा था। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम इसका जो राजस्थान के भौतिक विभागों के पार्ट टू है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी। एक मिनट। सॉरी। हम चलते हैं सेकंड प्रदेश पे, सेकंड भौतिक विभाग पे, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला के रूप में स्थित है। ये विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं से एक है। वलित पर्वतमाला का अर्थ है फोल्डेड माउंटेन, जिसका निर्माण पृथ्वी के जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है उसके माध्यम से हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला कैम्ब्रियन पेलियोजोइक युग की मानी जाती है। इसे कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये पूछा भी जाता है काफी एग्जामों में। ये श्रृंखला, ये श्री हटा देना, ये गलती से टाइप हो गया है। पर अरावली पर्वतमाला किस काल की पर्वतमाला है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कैम्ब्रियन पेलियोजोइक युग की पर्वतमाला है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है। दक्षिण पश्चिम मतलब सिरोही और इधर जालोर की तरफ अधिक है, अधिक ऊंची है। जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई कम होती जाती है। ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से, कहां से? गुजरात के पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होकर ये उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में हमने देखा होगा जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जबकि राजस्थान में ये श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा, ये टॉपिक और ये दो शब्द ध्यान में रखना है और इसकी लंबाई भी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में ये श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक, झुंझुनू के खेतड़ी तक 550 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। इसकी कुल जो कि कुल पर्वत श्रृंखला का 80% भाग है। मतलब अरावली पर्वतमाला का 80% भाग कहां पे फैला हुआ है? राजस्थान में। कितना प्रतिशत भाग? 80% भाग। आगे चलते हैं हम। जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि इतने ये सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। तो धीरे धीरे इतने हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में इसका धीरे धीरे डिग्रेडेशन हुआ है, हम कह सकते हैं अपरदन हुआ है। इसकी वजह से वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में दिखाई देती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों में, मतलब अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने जिलों में फैली हुई है? 7 जिलों में। जबकि जो हमने पहले देखा था, क्या जो हमने पहले देखा था पर्वत सॉरी मरुस्थलीय प्रदेश, वो कितने जिलों में था? 12 जिलों में। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? औसत ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की ध्यान में रखनी है, कितनी है? 930 मीटर। 930 मीटर अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। अब राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये ध्यान में रखना है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। जबकि हमने देखा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61% क्षेत्रफल पर फैला हुआ था और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती थी, जबकि अरावली पर्वतमाला पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में हमेशा जनसंख्या का कम निवास होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक निवास होता है। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर 3 प्रमुख विभागों में या 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। 3 कौन से प्रदेश है? सर्वप्रथम दक्षिणी अरावली प्रदेश, फिर मध्यवर्ती अरावली और
फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। सर्वप्रथम हम देखते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश कहाँ से शुरू होती है? इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद 3 जिले सम्मिलित होते हैं। दक्षिणी अरावली प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है। कौन से? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये पूर्णतया टोटली पहाड़ी क्षेत्र है। इस प्रदेश में गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है और राजस्थान का सर्वोच्च शिखर भी है, सिरोही जिले में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटियां, यहाँ की मतलब दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश की, शेर सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर देलवाड़ा भी सिरोही में है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर जरगा 1431 मीटर ऊंची, अचलगढ़ 1380 किलोमीटर और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। तो ऊंचाई के हिसाब से इनका आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। ऊंचाई के हिसाब से इसलिए क्योंकि इसका क्रम पूछा गया, आरएस में भी पूछा गया है। तो शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में स्थित है। प्रमुख दर्रे, दर्रे मतलब होती है नाल, या दर्रे हम कह सकते हैं कि गेप, जो पहाड़ों के बीच में प्रमुख गेप होते हैं, उसको हम दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश में 3-4 दर्रे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है और हर एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए आपको किसी भी हाल में इन सब का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी नाल है? जिलवा की नाल। जिलवा की नाल कहाँ है? एक सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूँ, हाईलाइट थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जिलवा की नाल, जिलवा की नाल कहाँ है? जिलवा की नाल या इसे पगलिया की नाल भी कहा जाता है, जिलवा का दर्रा या पगलिया का दर्रा कहा जाता है। ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है, मतलब ये जिलवा की नाल, पगलिया की नाल मारवाड़ मारवाड़ और मेवाड़ को कनेक्ट करती है। फिर है सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर की नाल भी बहुत फेमस है, ये छोटा तंग दर्रा है सोमेश्वर की नाल। फिर हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ दुर्ग से, दुर्ग के कुंभलगढ़ का जो किला है उसके पास में बनी हुई है। तो सोमेश्वर की नाल और हाथीगुड़ा की नाल दोनों आपको ध्यान में रखनी है। फिर है स्वरूप घाट, फिर देसूरी की नाल, और फिर देवेर और हल्दी घाटी दर्रा, ये सारे प्रमुख और प्रसिद्ध दर्रे हैं। देखो, जिलवा की नाल, फिर सोमेश्वर की नाल, फिर हाथीगुड़ा की नाल, और स्वरूप घाट, देसूरी की नाल और हल्दी घाटी का दर्रा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार। उड़िया पठार कहाँ है? आबू पर्वत के पास में उड़िया का पठार विस्तृत है। तो उड़िया का पठार आपको ध्यान में रखना है, ये 160 मीटर ऊंचा है, मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है उड़िया का पठार, आबू क्षेत्र में। और गुरु शुक्र इसकी मुख्य चोटी, जो गुरु शुक्र की मुख्य चोटी है उसके नीचे स्थित उड़िया का पठार स्थित है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर किसने कहा? जेम्स टोड ने। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी, इसके बीच में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आबू, या हम कह सकते हैं गुरु शिखर। दक्षिण अरावली रेंज की चोटियां देखो, चोटियां नाम और उसकी ऊंचाई दे रखी है। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, धोनिया 1183 मीटर, और ऋषिकेश 1017 मीटर। ये है महत्वपूर्ण। फिर कमलनाथ, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये भी आप ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की क्या विशेषता है? ये अजमेर जिले में, मुख्य रूप से अजमेर जिले में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकड़ी घाटियां भी है, और बीच बीच में कहीं कहीं समतल स्थल भी पाए जाते हैं।
अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ जो 870 मीटर ऊंचाई पर है, और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नाग पहाड़ कहलाती है। तो अजमेर या हम मध्य अरावली की प्रमुख दो पर्वत चोटियां, एक तो तारागढ़ जो 870 मीटर की ऊंचाई पर है, और दूसरी नाग पहाड़ जो 795 मीटर की ऊंचाई पर है। दोनों का नाम इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये पश्चिम में सर्पिलाकार के रूप में फैली हुई है, इसलिए इसे नाग पहाड़ कहा जाता है। इसका नाम ध्यान में रखना है। और इसके जो मध्य अरावली में प्रमुख दर्रे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान में रखना है। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झिलवाड़ा किनाल, कछवाली, पीपली, अनरिया आदि, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झिलवाड़ा और कछवाली, पीपली, अनरिया आदि। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां गोरमजी 934 मीटर, तारागढ़ सारी अजमेर में है 870 मीटर, तारागढ़ का किला भी है अजमेर में इस पहाड़ी पर, और नाग पहाड़, ये प्रहार नहीं है, नाग पहाड़ 795 मीटर। फिर आता है तीसरा अरावली का पार्ट, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, इस क्षेत्र का विस्तार जयपुर, दौसा और अलवर, 3 जिलों में उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश विस्तृत है। कौन कौन से 3 जिले हैं? जयपुर, अलवर और दौसा। इन तीनों को आपका नाम ध्यान में रखने हैं। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अनवरत नहीं होकर दूर दूर होती है, मतलब अनवरत नहीं होकर बीच बीच में फैली हुई है, बीच बीच में टूटी हुई है, या हम कह सकते हैं लगातार फैली हुई नहीं है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं रघुनाथगढ़, सीकर। इस प्रदेश की प्रमुख चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, सीकर। फिर खो, जयपुर। खो कौन सी है? जयपुर। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियां रघुनाथगढ़, सीकर 1055 मीटर, खो है 920 मीटर, फिर बैराज, अलवर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बैराज, और फिर बरवाड़ा, जयपुर, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो रघुनाथगढ़, खो और बैराज, ये इन पहाड़ियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। रघुनाथगढ़, खो, बैराज, बड़वाड़ा और बाबई। बोबाई, बोबाई इंपोर्टेंट है क्योंकि झुंझुनू में है, और ये काफी बार पूछा भी जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। बिलाली अलवर में है, मनोहरपुरा जयपुर में है, बेराट की पहाड़ियां, बेराट क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। फिर सरिस्का अलवर में, और सिरावास की पहाड़ी 651 मीटर। इस प्रकार हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश पूरा हुआ। फिर आगे चलते हैं हम, आज इसको अरावली पर्वतीय पार्ट 2 को यही समाप्त करते हैं। फिर पार्ट 3 में हम दोनों चीजें हम कवर कर लेंगे, या यही कवर कर लेते हैं। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वत के पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के, देखो पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वत के पूर्व में और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दक्षिण में या पूर्व का मैदान स्थित है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दक्षिण भाग में नहीं है ये, हम कह सकते हैं उत्तर भाग में या उत्तर पूर्व में स्थित है, इसे पूर्व का मैदान कहा जाता है। ये मैदान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। देखो ये कुल राज्य के क्षेत्रफल का कितना है, लगभग आपको 23% ध्यान में रखना है। कुल क्षेत्रफल का 23% है, और इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इसमें कितनी थी, अरावली में सिर्फ 10%, यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। और इस क्षेत्र में मुख्य जो जिले आते हैं वो है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर देखें तो हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। इस मैदान को, इसे पूर्वी मैदानी भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नदियों के बेसिन पाए जाते हैं। ये प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ। ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ मैदान है। इस प्रदेश में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है, क्योंकि नदियों के बेसिन में जल रिस रिस कर नीचे भूगर्भ में चला जाता है, और उसके बाद कुएं या ट्यूबवेल से अधिक सिंचाई
होती है। इस मैदानी प्रदेश को 3 उप भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 उप प्रदेशों में या 3 उप भागों में बांटा गया है। 3 उप प्रदेश कौन से है? बनास बाणगंगा बेसिन, बनास और बाणगंगा नदी के बीच का बेसिन, फिर है चंबल बेसिन और फिर मध्य माही बेसिन। पहले आता है बनास और बाणगंगा का मैदान या बेसिन। बनास और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये एक विस्तृत मैदान है। ये मैदान बनास और इसकी सहायक नदी बाणगंगा, बेड़च, डैन, मानसी, सोडरा, खारी, बोसी, मोरेल आदि नदियों द्वारा निर्मित ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी ढाल पूर्व की ओर है। ये ध्यान रखना है, बनास बाणगंगा मैदान की ढाल किधर है? पूर्व की ओर। इसलिए ये नदियां जो है वो हम नदियों का चैप्टर आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो बनास बाणगंगा बेसिन। फिर आता है चंबल बेसिन, ये बड़ा बेसिन है। इसके अंतर्गत कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों का क्षेत्रफल सम्मिलित होता है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु ये चंबल का मैदानी जो क्षेत्र है वो पूर्वी मैदान में सम्मिलित होता है। इस प्रदेश को सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल के बीहड़ के नाम से जाना जाता है। चंबल के बीहड़, बीहड़ होते हैं एक बीहड़ हम कह सकते हैं कि एक ऐसी भूमि होती है जो नदियों द्वारा काट दी जाती है, नदियों द्वारा अपरदित होकर बीच बीच में भूखंड पाया जाता है या बीच बीच में मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयां या बड़े बड़े गर्त नदियों द्वारा बना दिए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को चंबल के बीहड़ कहते हैं। और चंबल के बीहड़ डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। एक पान सिंह तोमर मूवी भी आई थी इरफान खान की, बहुत फेमस मूवी है, अगर टाइम मिले तो आप देखिएगा। उसमें चंबल के डाकुओं के बारे में, चंबल की बीहड़ों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है, इनके मध्य समतल क्षेत्र भी स्थित है। फिर आगे चलते हैं, मध्य माही बेसिन या इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान आपको ध्यान में रखना है, छप्पन का मैदान। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। किन किन जिलों में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में। माही मध्य प्रदेश, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इसी प्रदेश या मध्य माही बेसिन से होकर गुजरती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है या वहां अपना डेल्टा बनाती है। ये क्षेत्र वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ जमवानू, वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तथा प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 गांवों का समूह। देखो 56 का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग में 56 गांवों का समूह है। उस समूह से, उन गांवों के समूह से माही नदी होकर निकलती है। सॉरी इसलिए इस भूभाग को 56 किया मैदान या 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, हाड़ौती प्रदेश भी इसके नाम इसको जाना जाता है। राज्य के कुल 9.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ ये भाग है। इस क्षेत्र में राज्य की कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सम्मिलित है। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल नदी है। इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज इत्यादि भी है। इस पठारी भाग की इसे पठारी भाग की नदियां भी कहा जाता है। देखो काली सिंध, परवन, पार्वती, निवाज ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं जो इसको प्रक्षालित करती है। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है और राजस्थान में सर्वाधिक इसी बेल्ट में वर्षा होती है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। ये लाइन आपको ध्यान में होनी चाहिए। राजस्थान का झालावाड़ जिला यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और ये राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला भी है। एकमात्र अति आर्द्र प्रदेश या जिला इसमें ये आता है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। ये पठारी भाग अरावली, विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का संक्रांति मतलब संक्रमण वाला प्रदेश है। संक्रमण वाला प्रदेश हम कह सकते हैं।
किसके बीच? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का भाग है, जो इसके खत्म होते ही मालवा का पठार शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश में। फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हाड़ौती का पठार, फर्स्ट क्या है? हाड़ौती का पठार, जो जुकोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में विस्तृत है। दूसरा विंध्यन की कगार भूमि, कगार भूमि, विंध्यन, विंध्यन की कगार भूमि मतलब, कगार मतलब होता है दीवार के टाइप, जहां विंध्यन शुरू होता है उसका एक दीवार के नुमा भाग जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के दो भाग हो गए, एक तो हाड़ौती का पठार, एक विंध्यन कगार भूमि। इस प्रकार हमारा राजस्थान के भौतिक विभागों का सामान्य परिचय के रूप में मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे खत्म होती है। इसलिए आगे भी आप विस्तृत रूप में अपनी पुस्तक में आप इसे पढ़िएगा, और मोटी मोटी चीजें जो मैंने हाईलाइट की उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।